मेरा नाम उर्मिला है। कम से कम दुनिया मुझे इसी नाम से बुलाती है। लेकिन कभी कभी जब मैं रात में आसमान को चुपचाप देखती थी तो अचानक ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे कहीं दूर से पुकार रहा है किसी दूसरे नाम से। जैसे कोई आवाज़ मेरे भीतर से आती थी, बहुत कोमल और बहुत गहरी, तुम उर्मिला नहीं हो। और मैं डर कर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरे भीतर ये अजीब सी बेचैनी क्यों रहती है। मैं सिर्फ एक साधारण बच्ची थी, बिहार के एक छोटे धूल भरे गांव की, जहां हर सुबह सूरज के उगते ही जीवन की जद्दोजहद शुरू हो जाती थी। हमारा घर मिट्टी और फूस से बना एक छोटी सी झोपड़ी थी। छत में इतनी जगह थी कि तूफानी रातों में पानी बूंद बूंद करके अंदर टपकता था और मेरी माँ मिट्टी के कटोरे रखकर पानी रोकने की कोशिश करती थी। मेरे पिता राम भरोस मजदूर थे, दिन भर ईंट ढोते, खेतों में काम करते और शाम को थके हारे घर लौटते। मेरी माँ शांति हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती थीं, चाहे उनका दिल कितना ही टूटा हो। गरीबी उनके लिए दर्द नहीं थी, वह तो उनका रोज का साथी था। असल तकलीफ यह थी कि जिंदगी कभी उनके लिए आसान नहीं हुई। वे कहते थे कि भगवान ने हमें कम में भी खुश रहना सिखाया है। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस दुनिया की बनी ही नहीं हूं, जैसे मेरे अंदर कोई और जीवन सांस ले रहा था। गांव में लोग सूरज के साथ उठते, खेतों की मिट्टी में पसीना बहाते और रात को बिना सपने देखे सो जाते। उनके लिए उम्मीद एक विलासिता थी और सपने सिर्फ कहानियों की चीज। लेकिन मैं हमेशा कुछ और चाहती थी, कुछ ऐसा जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पाती थी। जब मेरी उम्र सिर्फ 4 साल की थी, तभी से मेरे अंदर अजीब अजीब अनुभूति शुरू हो गई। मुझे वे चीज़ें याद आने लगी जिन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं था। मैं ऐसे घरों, ऐसी कारों और ऐसी जगहों की तस्वीरें महसूस करती थी जिन्हें मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा था। मुझे कभी कभी अपने आस पास की साधारण वस्तुएं पराई लगती थीं। मेरी फटी हुई फ्रॉक, मिट्टी की दीवारें, चूल्हे की कालिख, इन सबको देखते हुए अचानक मेरे भीतर कोई आवाज उठती थी, ये मेरा घर नहीं है। और मैं डर जाती थी, सिहर उठती थी, अपनी माँ से चिपक जाती थी। वे हंसती और कहती, अरे पगली, तू क्या क्या सोचती रहती है, पर क्या करती? वे मेरे भीतर की तूफान को कैसे समझ पाती? दिन बीतते गए लेकिन मेरे भीतर की बेचैनी बढ़ती गई। हर सुबह मुझे लगता था कि कहीं दूर, बहुत दूर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। कभी कभी मुझे ख्वाब आते थे, खिड़कियों वाली ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती लिफ्टें, बड़े बड़े लोग सफेद कोट में और चमचमाते कांच वाले अस्पताल के कमरे, और मैं चीख कर उठ जाती थी। माँ मुझे सीने से लगा लेती थी और कहती थी, डर मत बेटा, सपनों में कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे मालूम था यह सपने नहीं थे, यह मेरे अतीत की परछाइयां थीं जो धीरे धीरे मेरी आज की दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। मुझे याद है, एक दिन मैं गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खेल रही थी। अचानक हवा तेज चलने लगी और मेरे कानों में किसी आदमी की रोती हुई आवाज गूंजने लगी, करीना, प्लीज वापस आ जाओ। मैंने घबराकर अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज और तेज हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल किसी अनजाने दुख से भर गया है, जैसे मैं किसी अपने को खो चुकी हूं। मुझे समझ नहीं आया कि यह कौन है, मैं क्यों टूट रही हूं। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी माँ ने मुझे पुकारा, उर्मिला, कहाँ खो गई? मैंने तुरंत अपने भीतर जल रहे तूफान को दबाया और चुपचाप उनके साथ घर लौट आई। लेकिन उसी दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ मेरे भीतर कोई राज छिपा है, कोई कहानी जो अभी बोलने का रास्ता ढूंढ रही है। गांव वाले अक्सर कहते थे कि मैं शांत और गुमसुम रहती हूँ, बहुत कम बोलती हूँ, जैसे किसी गहरे सन्नाटे में जी रही हूँ। शायद वे सही थे, क्योंकि मेरे भीतर दो जिंदगियां एक साथ धड़क रही थी। एक उर्मिला की, जो गरीबी में जी रही थी, और दूसरी जिसकी पहचान मुझे तब भी नहीं पता थी। लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि वह जिंदगी बहुत बड़ी थी, बहुत ऊंची, बहुत रोशन और बहुत दुख भरी भी। और वह जीवन धीरे धीरे लौट रहा था, मेरे शब्दों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, जैसे कह रहा हूं अब वक्त है। और फिर वह दिन आया
जिसने मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसा दिन जब मेरे अंदर दबी हुई वह अनजानी आवाज पहली बार मेरे होठों से बाहर निकली और सब कुछ बदल गया। लेकिन वो कहानी अगला अध्याय है जो मेरी जिंदगी का पहला असली मोड़ बना। उस दिन सुबह बिल्कुल साधारण थी, जैसे हर दिन होती थी। सूरज की पहली किरणें मिट्टी के घरों की छतों पर फिसलती हुई गांव को जगाती थीं। मुर्गों की आवाज़, बैलों की घंटियां और रसोई में माटी के चूल्हे पर जलती लकड़ियों की महक। मेरी माँ आंगन में बैठकर बाजरे की रोटी बना रही थी और मैं हमेशा की तरह उनके पास बैठी थी। मुझे याद है, हवा में हल्की ठंडक थी और सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छंटी नहीं थी। सब कुछ शांत था, उतना ही साधारण और उतना ही धीमा जैसे मेरी जिंदगी। लेकिन तब मुझे क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में मेरी दुनिया उस सन्नाटे को चीरकर एक ऐसे तूफान में बदलने वाली है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। माँ ने प्यार से रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, उस पर सरसों का तेल लगाया और मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उसी सहजता से उसे मुंह में डाल लिया, लेकिन जैसे ही वह टुकड़ा मेरी जीभ पर पड़ा, मेरे अंदर कुछ पलटा। जैसे मेरे भीतर दो दुनिया अचानक टकरा गई हो। मुझे एक अजीब सा स्वाद आया, जैसे मेरे मुंह में यह साधारण रोटी नहीं बल्कि कोई कड़वी सूखी याद भर दी गई हो। मेरे होंठ खुद ब खुद कांपे और बिना सोचे बिना समझे मेरे मुंह से शब्द निकल पड़े, ऐसे शब्द जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी। मैंने कहा, मॉम, दिस फूड इज सो ब्लैंड। आई मिस द कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट एल्फ्रेड यूज्ड टू मेक फॉर मी। उस एक वाक्य के साथ समय जैसे थम गया। मेरी माँ के हाथ से रोटी का टुकड़ा गिरकर जमीन पर गिरा और धूल में लिपट गया। उनकी आंखें फटी रह गईं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्हें न अंग्रेजी आती थी, न वे किसी एल्फ्रेड को जानती थी, न उन्हें पता था कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता क्या है। उनकी आवाज कंपी का बोल रही है बिटिया, लेकिन मेरे भीतर कहीं से कोई और आवाज बोल रही थी और मैंने थाली दूर धकेल दी, जैसे ये सब मेरे लिए अपमान था। मैंने खुद को संभाले बिना कहा, आई डोंट बिलोंग हियर। ये मेरा घर नहीं है, मेरा नाम उर्मिला नहीं है, मेरा नाम करीना मित्तल है। मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं मित्तल मोटर्स की मालिक हूँ। और उस क्षण जैसे मेरी आवाज़ किसी 8 साल की बच्ची की नहीं रही बल्कि एक आत्मविश्वासी अधिकारपूर्ण महिला की लग रही थी। मेरी माँ वहीं बैठी रह गई, उनकी आंखों में डर और अविश्वास भर गया था। तभी मेरे पिता घर में घुसे, शायद किसी आवाज़ ने उन्हें बुलाया था। मैं उनकी तरफ मुड़ी और बिना रुके बोली, मेरे पति का नाम कुणाल मित्तल है, उनकी दाहिनी गाल पर तिल है, मेरे 2 बच्चे हैं, वीर और आन्या। मेरी मौत मेरे बेटे के जन्म के वक्त ग्लोबल हॉस्पिटल में हुई थी। किसी ने जानबूझकर मुझे पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया, जबकि मेरी फाइल में लिखा था मुझे उससे एलर्जी है। मुझे मारा गया था। मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ, मुझे वापस जाना है। मेरे पापा की टांगें कांपने लगीं और वे दरवाजे को पकड़कर खुद को संभालने लगे। उनकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थीं, जैसे वे मेरी आंखों में एक पूरी अपरिचित दुनिया देख रहे हों। गांव की भाषा, गांव की सादगी और गांव की गरीबी अचानक मुझे बहुत पराई लग रही थी। मेरे अंदर कहीं से दर्द और क्रोध एक साथ फूट पड़ा। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मुझे मेरे कुणाल के पास जाने दो, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं रो नहीं रही थी, मैं टूट नहीं रही थी, मैं मांग कर रही थी एक अधिकार से जिसे मेरी उम्र साबित नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरी आत्मा चीख चीख कर बोल रही थी। मेरी माँ मेरे पास आई, मुझे पकड़कर हिलाया और रोते हुए बोली, कौन है तू? तू हमारी बिटिया है ना? क्या हुआ तुझे? लेकिन उसी पल मुझे लगा कि जैसे मैं 2 हिस्सों में बंट रही हूं। एक हिस्सा रो रहा था, उनके सीने में छिप जाना चाहता था, और दूसरा हिस्सा उन्हें धकेलकर मुंबई की उन चमचमाती इमारतों तक भाग जाना चाहता था जहां मेरा असली जीवन दफन पड़ा था। अगले कुछ दिनों में सब कुछ बदल गया। गांव वाले मुझे देखने आने लगे। कुछ मुझे पागल कहते, कुछ मुझे भूत प्रेत का मामला मानते। कोई कहता मेरे ऊपर किसी जिन्न का साया है। मुझे ओझा, तांत्रिक, बाबा के पास ले जाया गया। चिल्लाए, मंत्र पढ़े, धूप जलाई गई, लेकिन मेरे शब्द नहीं बदले। जब भी मैं बोलती, मेरे होंठों पर वही नाम आते, मुंबई, कुणाल, मित्तल मोटर्स, लाल डायरी, धोखा, हत्या। मैं अपनी माँ की पुरानी फटी फ्रॉक पहनकर रोती और चिल्लाती। मेरे पास गुची और प्रादा के कपड़े थे। मैं मिट्टी की दीवारों को घूरती और कहती, मेरा घर एंटीलिया जैसा था जिसमें 100 नौकर थे। मैं खाली हवा में हाथ हिलाती और निर्देश देती, मिस डिसूजा,
शेड्यूल माई मीटिंग विद जापानीज डेलीगेट्स। और लोग मुझे पागल समझते, लेकिन मेरी आत्मा जानती थी मैं पागल नहीं थी। मैं वापस आई थी। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए था, एक दरवाजा, एक विश्वास, एक सुनने वाला कान। और वह दिन बहुत जल्द आने वाला था, जिस दिन मेरी सच्चाई सिर्फ गांव नहीं, पूरा देश सुनने वाला था। लेकिन उस दिन ने मेरी दुनिया को पहली बार चीर दिया था और मेरे भीतर से उर्मिला पहली बार हटकर करीना जाग उठी थी। और अब मैं जान चुकी थी कि मेरी पहचान सिर्फ एक गांव की बच्ची की नहीं थी, मेरी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। गांव की मिट्टी भरी गलियों में जहां पहले लोग मुझे प्यार से उर्मिला बिटिया कहकर बुलाते थे, अब वही लोग मुझे दूर से घूरते, फुसफुसाते और डरते हुए किनारा कर लेते थे। मुझे उनके बदले हुए नजरों में वह डर दिखता था जिसे इंसान तब महसूस करता है जब उसकी समझ किसी सच को पकड़ नहीं पाती। मैं अब गांव के बच्चों के साथ नहीं खेल पाती थी, क्योंकि जैसे ही मैं उनके पास जाती वे भाग जाते और कहते, दीदी पागल हो गई है, इसे भूत चढ़ा है। पहले मुझे लगा कि शायद ये थोड़े दिनों की बात है, लेकिन समय के साथ यह डर एक बीमारी की तरह फैलता गया। मेरी माँ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी और मेरी आंखों के नीचे गहरे धब्बे पड़ने लगे थे, क्योंकि रातें मेरी नींद छीन लेती थी। हर रात मुझे सपने आते, चमकदार रोशनियों वाले। हर रात मुझे सपने आते और आते जा रही कि, लेकिन समय के साथ ये डर और रोशनियों वाले देखी जा रही थी। लेकिन समय के साथ ये डर एक बीमारी की तरह, बड़े बड़े कमरों के, कांच के दरवाजों के, सफ़ेद कोट पहने डॉक्टरों की भागदौड़ के, और एक तेज चीख की जो मेरी नसों को जला देती थी। मैं आधी रात को चिल्लाते हुए उठती और रोती, लेकिन मेरी माँ मुझे सीने से लगाकर शांत कराती, जबकि उनकी आंखों में भी हर रात नई दहशत बस जाती थी। गांव वाले कहते थे कि मुझे किसी शैतान ने पकड़ लिया है। मुझे ओझा, तांत्रिकों और झाड़ फूंक वालों के पास ले जाया जाने लगा। कोई मेरे सिर पर नींबू फेरता, कोई राख जलाकर मेरे ऊपर फेंकता, कोई घंटियां बजाता और चिल्लाता, बोल कौन है तू, क्यों आई है। और मैं अंदर से टूटती जाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वे गलत थे। मेरे अंदर शैतान नहीं था, मेरे अंदर सच था। मैं खुद से लड़ती, खुद को रोकने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही मेरे होंठ खुलते वही आवाज निकलती थी, दृढ़, तेज, दर्द से भरी, मैं उर्मिला नहीं हूं, मेरा नाम करीना मित्तल है, मैं मर चुकी हूं, मेरी हत्या हुई थी, मुझे न्याय चाहिए। और उन शब्दों से मेरे आस पास की हवा कांप जाती थी। गांव वाले मुझे भूखी आंखों से देखने लगे, जैसे मैं कोई तमाशा हूं। जब मैं मुंह खोलती वे डर के मारे पीछे हट जाते, जब मैं चुप रहती वे फुसफुसाते, ये लड़की तो अपशकुन है। मुझे अब अकेलापन काटने लगा था। मेरे पास न कोई दोस्त था, न कोई भरोसा, बस मेरे अंदर का सच। अक्सर मैं खुद को आईने में देखती और घूरती, और अजीब बात यह थी कि मुझे अपने चेहरे में दो चेहरे दिखाई देते, एक मासूम उर्मिला का और दूसरा एक बहुत गहरी थकान से भरी, आंखों में दर्द का समंदर लिए एक स्त्री का चेहरा। कभी कभी मैं खुद से पूछती, क्या मैं सचमुच पागल हो गई हूं या मैं सच में कोई और हूं। और हर बार मेरे अंदर से एक आवाज आती, तुम पागल नहीं हो, यह तुम्हारी कहानी है, तुम्हें इसे पूरा करना है। एक दिन गांव के कुछ आदमी मेरे घर आए। उन्होंने मेरे पिताजी को अलग ले जाकर कहा कि मुझे किसी मानसिक अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि मैं पूरे गांव के लिए खतरा हूं। मेरे पिता का चेहरा उस दिन पहली बार पूरी तरह टूटा हुआ दिखा। उन्होंने घर लौटकर देर तक मुझे चुपचाप देखा, जैसे वो सोच रहे हों कि कहीं उन्होंने सच में अपनी उर्मिला को खो दिया है। उस रात मैं उनके करीब बैठी और धीरे से कहा, बाबा मुझे डर मत समझो, मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन वे कुछ नहीं बोले। उनके हाथ बस मेरा सिर सहलाते रहे, जैसे वे जानबूझकर सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हों। मेरी मां लगातार रोती रहती थी और कहती, भगवान मेरी बच्ची को ठीक कर दे, उसे पहले जैसा बना दे। और यह सुनकर मेरी रूह हर दिन टूटती जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अब कभी पहले जैसी नहीं हो सकती थी। मेरे भीतर जो जाग गया था उसे अब कोई सुला नहीं सकता था। अगर मैं बोलती थी लोग डरते थे, अगर मैं चुप रहती थी सच मुझे अंदर से खा जाता था। मेरी दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार टूट चुकी थी और अब सिर्फ एक चीज सख्ती से खड़ी थी, लोगों का डर।
लेकिन डर एक जगह खड़े होकर ज़्यादा देर नहीं टिकता। वो या तो भागता है या लड़ता है, और जल्द ही कोई आने वाला था जो भागने वाला नहीं था बल्कि सवाल लेकर आने वाला था। और शायद वही था जिसने मेरी कहानी में पहली बार उम्मीद की एक किरण जगाई। मेरा सच अब एक चीख से निकलकर एक आग बनने वाला था, और उसके लिए सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी। वह चिंगारी थी मेरे स्कूल का पहला दिन, जिसने इस कहानी को पूरे देश के सामने पहुंचा दिया। मेरी जिंदगी का वह दिन जिसने पहली बार मेरे सच को गांव की सीमाओं से बाहर धक्का दिया, वह था जब मेरे पिता ने फैसला किया कि मुझे गांव के स्कूल में भेजा जाए। शायद उन्हें लगा था कि पढ़ाई लिखाई और बच्चों संग खेल कूद से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। माँ ने मुझे तैयार करते समय धीरे से कहा, स्कूल में कुछ मत बोलना उर्मिला, ठीक है? बस चुप रहना। उनकी आवाज़ डर से कांप रही थी, और मैं उनकी आंखों में वह दर्द साफ देख सकती थी जो वे छिपाना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि मैं चुप रहूं, कि अपने भीतर के तूफान को बांध लूं, कि मैं सबको वही साधारण उर्मिला दिखूं जिसे कोई नहीं डरता था। मैं चाहती थी कि कोई मुझे देखे और सामान्य समझे। लेकिन सच कभी छुपता नहीं, वह किसी न किसी रूप में फटकर बाहर आता ही है। उस दिन स्कूल की घंटी की आवाज मेरे दिल की धड़कन से धीमी थी। मैं मिट्टी से भरे पुराने बरामदे से होते हुए क्लासरूम में दाखिल हुई। बच्चों की आंखें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मैं कोई तमाशा हूं। हेडमास्टर लाला चंद जी एक सख्त लेकिन पढ़े लिखे और शांत स्वभाव के व्यक्ति क्लास के सामने खड़े थे। उन्होंने चश्मा सही किया, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, बिटिया तुम्हारा नाम क्या है? उस एक सवाल ने जैसे मेरे अंदर बंद सारा तूफान फोड़ दिया। मेरे होठों ने जवाब देने से पहले मेरी आत्मा ने बोलना शुरू किया, और मैंने खड़े होकर पूरी कक्षा के सामने साफ, तेज और निर्भीक अंग्रेजी में कहा, माई नेम इज करीना मिटल, को फाउंडर ऑफ मिटल मोटर्स, बट फॉर नाउ यू मे कॉल मी उर्मिला, हेडमास्टर। क्लास में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें हवा तक सांस रोक ले। बच्चों की आंखें फैल गईं, कुछ ने अपनी सीटें पकड़ लीं, लड़कियों ने अपनी चोटी कसकर पकड़ी, और लड़कों की गर्दनें स्तब्ध होकर मेरी तरफ मुड़ी रहीं। हेडमास्टर के हाथ में पकड़ा रजिस्टर कांपने लगा, और उनकी आवाज़ गले में ही अटक गई। वह शायद उम्मीद कर रहे थे कि मैं अपना नाम उर्मिला कहूंगी, लेकिन जो निकला वह किसी वज्र की तरह कमरे में गिरा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की और कहा, ठीक है उर्मिला, बैठ जाओ। मैं बैठ गई, लेकिन मेरा मन अभी भी शांत नहीं था। किताबों के पन्नों पर लिखे अक्षर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे मैं उन्हें पहले भी हजारों बार पढ़ चुकी हूँ। मैथमेटिक्स की किताब खोली तो पन्नों में छिपे आंकड़ों ने मुझे मुस्कुराया, क्योंकि वे मुझे वैसे लग रहे थे जैसे कोई पुरानी याद फुसफुसा रही हो। सर ने ब्लैक बोर्ड पर 8वीं कक्षा का मुश्किल सा गणित का सवाल लिखा, एक ऐसा सवाल जिसे बाकी बच्चे समझने में आधा घंटा लगा लेते थे। और मैं बिना खड़ी हुए बोली, आंसर इज 284। द इक्वेशन इज इनकरेक्ट सर, यू शुड बैलेंस इट बाय एलिमिनेटिंग द नेगेटिव कांस्टेंट टर्म फर्स्ट। पूरी क्लास मेरी तरफ मुड़कर देखने लगी जैसे मैंने कोई जादू कर दिया हो। हेडमास्टर ने बोर्ड पर लिखे कदमों को दोहराया, और जब उनका जवाब सही निकला तो उनके चेहरे पर अविश्वास का तूफान उमड़ आया। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तुमने यह कैसे किया? और मेरे मुंह से बिना रुके निकला, मैंने कंपनी की शुरुआत में ही कॉस्ट एंड रेवेन्यू मॉडल्स खुद बनाए थे। प्रॉफिट मैट्रिक्स कैलकुलेशन तो मेरे लिए बेसिक है। सर कुर्सी पर बैठ गए, उनकी आंखों में डर और हैरानी दोनों थे। मैं उनकी आंखों में वह सवाल साफ की बारह है देख सकती थी, कौन हो तुम? लेकिन वे कुछ कह नहीं पाए। उस समय मेरे भीतर जो एहसास उठा वह किसी पहाड़ी नदी की तरह था, तेज, उफनता हुआ, अनियंत्रित। पहली बार मुझे लगा कि शायद कोई मुझे सुन सकता है, समझ सकता है, मुझ पर हंसने या मेरे डर से भागने के बजाय सवाल पूछ सकता है। यह पहली बार था जब मेरी आवाज ने किसी की सोच को हिलाया था, सिर्फ मन को नहीं। उस दिन की छुट्टी के बाद हेडमास्टर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया और बहुत शांत आवाज में कहा, बिटिया मुझे सब कुछ सच सच बताओ, जो तुम हो या जो तुम कहती हो कि तुम हो, वो कैसे? और जैसे किसी ने मेरे भीतर बंद दरवाजा खोल दिया। मैं रोने लगी, कांपने लगी, और मैंने अपना दिल पूरी तरह खोलकर रख दिया। मैंने उनसे अपने पति कुणाल के बारे में, अपने बेटे वीर के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी मौत के कारण के बारे में और अपनी लाल डायरी के बारे में सब कुछ कह दिया।
उन्होंने एक शब्द भी नहीं रोका। उनकी आंखों में वह सच्चाई थी जो मुझे पूरे गांव में कहीं नहीं मिली थी। और जब मैं खत्म हुई, वे धीरे से बोले, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसी दिन उन्होंने मुंबई के मित्तल मोटर्स के पते पर एक चिट्ठी भेजी, और इसी चिट्ठी ने इस कहानी को गांव की सीमाओं से निकालकर पूरे देश की अदालत तक पहुंचा दिया। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या आने वाला था, लेकिन मुझे इतना पता था, आज पहली बार किसी ने मुझे सुना था, न कि मुझे चुप कराने की कोशिश की थी। और यही वह दिन था जब मेरी कहानी एक गांव की बच्ची की कहानी से बदलकर एक राष्ट्र की सच्चाई बन गई। वह दिन था मेरे सच का पहला तूफान। उस दिन स्कूल से लौटने के बाद मेरे भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे किसी ने मेरे अंदर की किसी गहरी परत को छू दिया हो। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं अकेली नहीं हूं, शायद कोई है जो मेरी कहानी को समझने की कोशिश कर रहा है। हेडमास्टर लालाचंद जी की आंखों में जो सच्चाई थी, वह मेरे लिए किसी आशा की पहली रोशनी थी। अगले दिन स्कूल के बाद उन्होंने मुझे फिर बुलाया। उनके टेबल पर एक खाली कागज रखा था, पास में एक पुराना फाउंटेन पेन, और उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, बिटिया, अगर तुम सच में ये मानती हो कि तुम करीना मित्तल हो, तो यह समय है कि तुम्हारा सच उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसे सुनना चाहिए। उनके शब्द मेरे दिल के भीतर किसी बंद कमरा खोलते चले गए। मैं कुर्सी पर बैठ गई और मेरे हाथ कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे मेरे सामने दो रास्ते खड़े हैं, एक जिसमें मैं चुप रहकर इस गांव के अंधेरे में खो जाऊं, और दूसरी जिसमें मैं खुलकर अपना सच दुनिया के सामने रख दूं, चाहे उसकी कीमत मेरी जिंदगी ही क्यों ना हो। मेरी सांसें भारी हो गईं, आंखें नम हो गईं, पर मेरी आत्मा फुसफुसाई, अब पीछे मत मुड़ना। हेडमास्टर ने चिट्ठी लिखना शुरू किया। हर शब्द के साथ उनके हाथ भी कांप रहे थे। उन्होंने लिखा कि गांव की एक 8 साल की बच्ची ऐसे राज बता रही है जिन्हें कोई सामान्य इंसान, कोई बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं जान सकता। उन्होंने विस्तार से वह सब लिखा जो मैंने उनसे कहा था, मित्तल मोटर्स की शुरुआत, मेरी और कुणाल की मुलाकात, शेयर एग्रीमेंट, वह गुप्त पासवर्ड, और यहाँ तक कि मेरी मौत की रात का वह भयावह सच। मैं उनके हर शब्द को ऐसे देख रही थी जैसे मेरी रूह कागज पर उतर रही हो। मुझे लगा जैसे मैं फिर वही अस्पताल देख रही हूँ, सफ़ेद लाइटें, मशीनों की बीपिंग, डॉक्टरों की भागदौड़, और मेरी सांसें जो एक एक कर टूट रही थीं। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं ताकि वह याद मुझे फिर से न तोड़ दे। चिट्ठी पूरी होने पर सर ने मुझे देखा, उनकी आंखें भीग चुकी थीं। मैंने धीमे से कहा, सर, क्या कोई विश्वास करेगा? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच कभी छोटा नहीं होता बिटिया। अगर वह सच है तो उसे दुनिया सुनती है, भले देर से। उसी समय उन्होंने लिफाफे में चिट्ठी रखी, उसे सील किया और कहा, यह मुंबई जाएगी, मित्तल मोटर्स के हेड ऑफिस। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं अपनी किस्मत, अपना अतीत, अपनी पूरी पहचान उस सफ़ेद लिफाफे के अंदर बंद होते देख रही हूँ। मैंने अपने छोटे छोटे हाथों से वह लिफाफा छुआ और पूछा, अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो? सर बोले, अगर वह सब झूठ है तो कोई जवाब नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम्हारा सच सच है तो यह पत्र एक तूफान बनकर लौटेगा। उस रात मेरे लिए नींद एक अजनबी की तरह थी। मैं आंगन में बैठी आसमान को देख रही थी। तारों की चमक में मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई वहां से मुझे देख रहा हो, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने हवा में बहुत धीमे कहा, कुणाल, सुन रहे हो? मैं वापस आ गई हूं। अगले 3 हफ्ते मेरे जीवन के सबसे लंबे दिन थे। लोग मेरे बारे में पहले से ज्यादा फुसफुसाते थे। मेरे पिता और मां का चेहरा चिंता की रेखाओं में डूबने लगा था। गांव में कोई भी दिन बिना चर्चा के नहीं गुजरता था। बच्चे जब मेरे पास से गुजरते तो आंखें झुका लेते और औरतें अपने दरवाजे बंद कर लेती। किसी ने कहा कि चिट्ठी कभी मुंबई पहुंचेगी ही नहीं। किसी ने कहा, यह सब बकवास है। कभी कभी मेरे मन में भी डर आता, क्या मैं सच में गलत हूं? कहीं मेरी यह जिद मेरे माता पिता को बर्बाद न कर दे। लेकिन जब भी मैं कमजोर पड़ती, मेरे भीतर से वही आवाज उठती, तुम हार नहीं सकती। तुम लौटकर आई हो सिर्फ रोने के लिए, नहीं सच पूरा करने के लिए। और फिर एक सुबह हमारी झोपड़ी के बाहर जोर जोर से गांव का डाकिया चिल्लाया, लालाचंद मास्टर, सरकारी लिफाफा आया है।
उस आवाज ने मेरे भीतर बिजली की तरह असर किया। पूरा गांव जमा हो गया। लोग सोच रहे थे कि जगह जगह दरवाजा खुलने वाला, कोई चमत्कार आने वाला है। हेडमास्टर के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर से एक मुहर लगी चिट्ठी निकली, गृह मंत्रालय, बिहार सरकार। ये अब किसी गांव की बच्ची की कहानी नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय जांच का मामला बन चुका था। चिट्ठी में लिखा था कि मित्तल मोटर्स ने इस पत्र को अत्यंत गंभीरता से लिया है और इस केस की जांच के लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम अंजलि सिंह को नियुक्त किया गया है, जो अगले ही हफ्ते गांव आकर इस बच्ची से मिलेगी। पूरा गांव स्तब्ध था, मैं भी। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मेरे अंदर कुछ टूट भी रहा था और बन भी रहा था। और उसी क्षण मुझे पता लगा मेरी कहानी अब सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं रही। अब यह सच और झूठ की सबसे बड़ी लड़ाई थी और यह लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पहला मोर्चा अब मेरे सामने आने वाला था, डीएम अंजलि सिंह। वह दिन आज भी मेरी रूह में उस तरह दर्ज है जैसे किसी पत्थर पर खुरचकर अपना नाम लिख दिया जाए, कभी मिटे नहीं। सुबह का आसमान कुछ अलग था, जैसे वह भी किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रहा हो। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग अपने दरवाजों पर खड़े थे, बच्चे दीवारों के पीछे छिपकर झांक रहे थे। सबकी निगाहें उसी रास्ते पर टिकी थीं जिससे जिला मजिस्ट्रेट डीएम अंजलि सिंह आने वाली थीं। वह अधिकारी जिनका नाम सुनकर अपराधी कांपते थे और अधिकारी सिर झुकाते थे। मुझे उस सुबह मेरी माँ ने कसकर गले लगाया। उनकी हथेलियां ठंडी थीं और उनकी आवाज कांप रही थी। कुछ मत बोलना उर्मिला, उनसे डर मत जाना। और मैंने भीगे स्वर में कहा, माँ मैं बोलूंगी नहीं, मेरा सच खुद बोलेगा। लेकिन मेरे पिता के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, जैसे उन्हें डर हो कि अब चाहे जीत हो या हार, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और फिर दूर से पुलिस की जीपों की आवाज आई, तेज, भारी, आदेशपूर्ण। 3 जीपों का काफिला गांव की छोटी कच्ची सड़क पर धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। धूल का एक बड़ा बादल हवा में उठता जा रहा था और गांव को लगा जैसे कोई अदालत गांव में उतर आई हो। जीप से सबसे पहले उतरी डीएम अंजलि सिंह। सफेद साड़ी, काले चश्मे और चेहरे पर वह सख्त आत्मविश्वास जिसे देखकर कोई भी झूठ खुद को छुपा नहीं सकता। उनके पीछे सुरक्षा अधिकारी खड़े थे और पूरा गांव जैसे एक सांस में जम गया था जब वे हमारी झोपड़ी में दाखिल हुईं। मेरे माता पिता घबराहट में उठ खड़े हुए, लेकिन मैं वहीं बांस की चारपाई पर शांत बैठी थी। न डर, न हड़बड़ाहट, न कांपती सांसें। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस पल का इंतजार सदियों से कर रही हूं। अंजलि ने चश्मा उतारकर मुझे ध्यान से देखा। उनकी आंखें पैनी थीं, जैसे किसी की आत्मा को चीरकर सच निकाल लेने की क्षमता हो। उन्होंने मेरे सामने एक स्टूल खींचा और बिना कोई औपचारिकता के बैठ गईं। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि अगर पत्ते भी हिलते तो उसकी आवाज सुनाई देती। फिर उन्होंने बहुत शांत मगर दृढ़ स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम उर्मिला है, सही? मैंने बिना पलक झपकाए कहा, नहीं, मेरा नाम करीना मित्तल है। मेरी आवाज इतनी स्थिर थी कि मेरी मां सिहर उठी। अंजलि की आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे वे परीक्षण की पहली सीढ़ी पर थीं। उन्होंने अगला सवाल बहुत अचानक पूछा, अगर तुम करीना हो तो अपने पति कुणाल से पहली बार कहां मिली थी? ये वो सवाल था जिसका जवाब दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को पता था, मैं और कुणाल। मैंने अपनी आंखें बंद की। मेरे भीतर छिपी यादें जाग उठी। एक पुराना अनाथालय, बच्चों की खिलखिलाहट, हमारे फटे जूते और वह शाम जब हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा था। मैंने धीरे से कहा, हम मुंबई के एक अनाथालय में मिले थे। हम दोनों वहीं पले बढ़े। कुणाल मुझसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों ने मिलकर सपना देखा था एक ऐसी कंपनी बनाने का जो दुनिया पर राज करे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने मुझे देखकर सांस रोक ली। अंजलि ने अपने पेन से नोटपैड पर कुछ लिखा। फिर उन्होंने दूसरा सवाल चलाया, कंपनी का नाम मित्तल मोटर्स ही क्यों रखा गया, करीना मोटर्स क्यों नहीं? यह सवाल मनोवैज्ञानिक जाल था, मैं समझ गई थी। मैंने बिना रुके कहा, क्योंकि कुणाल कहते थे मैं नीम हूं और नीम कभी दिखाई नहीं देती, वह सिर्फ मजबूती देती है। नाम उनका था पर सपना मेरा था। अंजलि की आंखों में इस बार साफ सदमा दिखा। मुझे एहसास हुआ कि मेरी आवाज मेरा हथियार बन चुकी है। कुछ क्षण मौन बीता। फिर उन्होंने सबसे कठिन सवाल दागा,
तुम कहती हो तुम्हारी मौत हुई, तो बताओ कहाँ, कैसे? मेरे भीतर से वह दृश्य ऐसे उठा जैसे किसी ने अचानक जख्म पर उंगली रख दी हो। मेरी सांस भारी हो गई, नाड़ी तेज हो गई, पर मैंने खुद को संभाला। ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई। मेरे बेटे वीर को जन्म देते समय मुझे पेनिसिलिन देकर मार दिया गया। मेरी फाइल में लाल अक्षरों में लिखा था कि मुझे उससे एलर्जी है। यह हादसा नहीं था, यह हत्या थी। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया और मैं अब सिर्फ बोल नहीं रही थी, मैं टूट रही थी, जल रही थी, मगर सच की आग में। फिर अंजलि आगे झुकी और धीरे से बोली, कुणाल मित्तल यहां आ रहे हैं। अगर तुम सच में करीना हो तो कोई एक राज बताओ, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम दोनों जानते हो। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। यह उस पुल की आखिरी सीढ़ी थी। या तो मैं गिरने वाली थी या उड़ने वाली थी। मैं उठी, उनके कान के पास झुकी और फुसफुसाई, एक शब्द, एक नाम, एक कोड, ऐसा राज जिसे सुनते ही अंजलि की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने मुझे देखा, निगल लिया और बिना कुछ कहे खड़ी हो गईं। उसी क्षण बाहर से आवाज आई, कारों की, कदमों की और एक भारी दरवाजे के खुलने की। और जब मैंने सिर उठाकर देखा, वो वही थे, कुणाल मित्तल, मेरे पिछले जन्म का पति, मेरे आंसुओं का मालिक, मेरे जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा वह पुरुष आज मेरे सामने था। मेरे भीतर तूफान उठ रहा था, मेरा दिल चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ एक बात थी, न्याय। और यहीं से वह लड़ाई शुरू हुई जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि करोड़ों की सच्चाई को हिला दिया। जब दरवाजा खुला और वह अंदर आया तो ऐसा लगा जैसे समय अचानक जम गया हो। हवा भारी हो गई थी, जैसे किसी ने कमरे से ऑक्सीजन खींच ली हो। मैं खड़ी थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल किसी अजीब शक्ति से भरा था। मेरे सामने वही चेहरा था जिसे मैंने अपने सपनों में, अपने दुःस्वप्नों में, अपनी हर चीख और हर प्रार्थना में देखा था। कुणाल मित्तल, एक ऐसा आदमी जिसके एक इशारे पर करोड़ों का बाजार ऊपर नीचे हो जाता था, आज एक मिट्टी से भरे छोटे कमरे में एक 8 साल की बच्ची के सामने खुद को असहाय पाता हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो किसी को भी तोड़ सकता था, लेकिन उसी दर्द के पीछे एक गहरा अविश्वास भी जल रहा था, जैसे वो खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके अतीत की परछाई उसके सामने जीवित रूप में खड़ी है। मैं उसे देखते ही रोने लगी, लेकिन ये रोना कमजोरियों का नहीं था, ये एक ऐसा रोना था जिसमें 9 साल की दबी हुई चीखें थीं, एक पत्नी की अधूरी मृत्यु थी और एक माँ का अपने बच्चे को जन्म देते हुए बुझ जाना। मैंने उसके करीब जाकर उसके पैरों को छुआ, जैसे किसी भारतीय पत्नी की आत्मा मुझ में फिर से जाग गई हो, और कांपती आवाज में कहा, आप बहुत देर से आए। ये सुनते ही उसके चेहरे पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन वह रुक गया, जैसे उसे डर हो कि अगर वह मुझे छू लेगा तो उसकी दुनिया टूट जाएगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह उन्हें गिरने नहीं दे रहा था। उसने दबी आवाज में कहा, यह असंभव है, करीना मर चुकी है। उसका हाथ कांप रहा था, उसकी सांसें टूट रही थीं। पीछे उसकी दूसरी पत्नी सोनिया खड़ी थी, ठंडी आंखों और उपहास से भरी मुस्कान के साथ, जैसे वह इस पूरे दृश्य को तमाशा समझ रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मेरे भीतर से अग्नि की लपटें उठीं। मैंने कहा, जब मैं और कुणाल फुटपाथों पर सोकर अपने सपने बनाते थे, तब तुम कहाँ थी? सोनिया के चेहरे पर नफरत और डर का मिश्रण था। तभी डीएम अंजलि आगे आई और बोली, मिस्टर मित्तल, यह बच्ची दावा करती है कि यह आपकी दिवंगत पत्नी है। यह है आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में और ऐसे राजों के बारे में जानती है जिनके बारे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। कुणाल मेरे करीब आया, झुककर मेरी आंखों में देखा और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह सच हो सकता है? उसकी आवाज टूट गई, अगर तुम सच में करीना हो तो मुझे वह चाबी बताओ, वह कोड, वह पासवर्ड जिसे सिर्फ हम दोनों जानते थे, हमारे सपनों का पहला शब्द। यह वह परीक्षा थी जिसमें अगर मैं गिरती तो सब खत्म हो जाता, ना पुनर्जन्म रहता, न सच, ना न्याय। कमरे में ऐसा सन्नाटा छाया कि हवा तक थम गई। मैं धीरे से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दुख, प्यार और बिखरी हुई यादों की चमक थी। मैंने हवा में अपनी उंगली से अक्षरों को बनाते हुए कहा, केदो 17। यह वह कोड था जो हमने अपनी पहली वर्कशॉप के दरवाजे पर खुरचकर लिखा था, केदो, क्योंकि वह हमारा
फर्श था, कारीना, कुणाल और सत्र। हमारी पहली मुलाकात की तारीख। उस एक पल में उसने खुद को रोक नहीं पाया, उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वह जमीन पर बैठ गया और एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसके भीतर का सारा दर्द, उसकी सारी मजबूती, उसका सारा बोझ टूटकर बिखर गया। उसने फर्श पर बैठकर सिर पकड़ लिया और बोला, ये सच है। ये सच कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें खो दिया था और मैं उसके सामने खड़ी थी, 8 साल की एक बच्ची के शरीर में, लेकिन एक पिछले जन्म की स्त्री की आत्मा के साथ। यह दृश्य इतना तीव्र था कि कमरे में खड़े अधिकारी भी चुप हो गए। सोनिया इस दृश्य को देखकर बेकाबू हो गई। वह चीखी, यह नाटक है। इसे किसी ने तैयार करके भेजा है। ये सब पैसों के लिए है। मैंने उसकी ओर देखा, एक ऐसी नजर से जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे पैसे नहीं चाहती, मैं सिर्फ सच चाहती हूं। और फिर मैंने वह सवाल पूछा जिसने इस कहानी को सिर्फ भावनाओं की कहानी से निकालकर एक अपराध की कहानी में बदल दी है। दिया कुणाल, क्या तुम सच जानते हो? क्या मेरी मौत हादसा थी या तुम भी शामिल थे? कमरे की हवा कांपी। कुणाल की आंखों में डर की एक झिलमिलाहट चमकी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसके वकील ने बीच में कूदकर कहा, बस, यह आगे नहीं चलेगा। और उसी क्षण मुझे पता चल गया, यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। और अब यह सिर्फ प्यार या यादों की लड़ाई नहीं, यह एक सच्चाई के युद्ध की शुरुआत थी। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं और मन में कहा, मैं लौटी हूं और मैं यहां जीतने आई हूं। अगले दिन जब सरकारी काफिला और पुलिस की गाड़ियां मुंबई के मित्तल मेंशन के सामने रुकीं, तो मेरे भीतर एक अजीब तूफान उमड़ रहा था। मेरी धड़कनें तेज थीं, सांसें भारी थीं, लेकिन मेरे दिल में एक आग जल रही थी। वही आग जो मुझे पुनर्जन्म के अंधेरों से उठाकर यहां तक लाई थी। जैसे ही मैंने उस विशाल लोहे के गेट को देखा, मेरी आंखों में पुरानी यादें चमक उठीं। इस गेट से अंदर जाते समय हर बार मेरा दिल गर्व से भर जाता था, क्योंकि यह हमारे सपनों की जीत की पहली सीढ़ी थी। लेकिन आज उसी गेट के भीतर एक ऐसा सच छिपा था जिसने मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ छीन लिया था। घर किसी महल से कम नहीं था। चमकदार संगमरमर की सीढ़ियां, कांच के बालकनी, फव्वारों की आवाज और हर तरफ सुरक्षा गार्डों की लंबी कतारें। लोग कहते थे कि यह घर ताकत का प्रतीक है, लेकिन मुझे यह जेल से कम नहीं लगता था। एक ऐसी जेल जिसमें मेरी मौत की चीखें दबकर रह गई थी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, मेरे कदम अचानक रुक गए। सब कुछ बदल चुका था। वे दीवारें जिन पर कभी मेरे हाथों से लगाई हुई पेंटिंग्स लटकी थीं, अब किसी अजनबी डिजाइन से ढकी थीं। वह ऑर्किड का बगीचा जिसे मैंने अपने हाथों से उगाया था, जहां मेरी हर सुबह शुरू होती थी, अब मिट्टी की जगह चमकदार टाइलों में बदल चुका था। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पुराने और बेकार सामान पसंद नहीं। उसके शब्द खंजर की तरह मेरे दिल में धंस गए। मैंने उसकी तरफ देखा, शांत, स्थिर पर भीतर तूफानी, और कहा, पुराना सामान नहीं, वो यादें थीं। फिर मैं बिना कुछ कहे उस कमरे की ओर चली जिसे मैं हमेशा अपना कक्ष कहती थी। मेरे पैरों ने रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लिया, जैसे मेरा शरीर उसे फिर से जीने के लिए तरस रहा था। मैं दरवाजे के सामने रुकी, सांस भरी और अंदर गई। मेरी नजर पहली दीवार पर पड़े एक बड़े फोटो फ्रेम पर ठहर गई, जिसमें कुणाल और सोनिया की शादी की तस्वीर लगी थी। वह दृश्य मेरी रूह तोड़ गया। वही जगह, वही दीवार, वही रोशनी, बस तस्वीर बदल चुकी थी। मैंने धीमे से कहा, यह जगह मेरी तस्वीर की थी, हमारी शादी की तस्वीर की। कमरे का तापमान जैसे अचानक थम गया। सबकी निगाहें सोनिया पर टिक गईं, जिसने हंसकर कहा, मैं यहां 7 साल से हूं। इस कमरे में कोई तिजोरी नहीं है। यह बच्ची झूठ बोल रही है। लेकिन मैं उसके शब्दों से नहीं टूटी। मुझे पता था कि सच्चाई हड्डियों से भी गहरी होती है, उसे कोई दीवार छुपा नहीं सकती। मैं कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ी, जहां दीवार पर हल्की सी उभरी हुई रेखा हमेशा से मेरी नजर में बसती थी। मैंने उस जगह पर हाथ रखा। मेरी रूह कांप उठी, जैसे दीवार मेरे स्पर्श को पहचान गई हो। मैंने डीएम अंजलि की तरफ मुड़कर कहा, यही है, इसी तस्वीर के पीछे। फॉरेंसिक टीम तुरंत सक्रिय हुई। उन्होंने लेजर स्कैनर से दीवार की जांच की और कुछ ही सेकंड में मशीन ने बीप की तीखी आवाज निकाली, संकेत कि दीवार के अंदर धातु का ढांचा छिपा है। उस आवाज ने कमरे का नक्शा बदल दिया। सोनिया का चेहरा सफेद पड़ गया।
कुणाल के हाथों में घबराहट उठने लगी और मेरी सांसों में एक अजीब राहत उतर आई। मजदूरों ने उपकरण से प्लास्टर काटना शुरू किया। दीवार धीरे धीरे टूट रही थी और मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। और फिर वह सामने आया, एक अत्याधुनिक डिजिटल तिजोरी, चमकदार काले रंग की, बहुत मजबूत और पूरी तरह छिपी हुई, जैसे किसी ने सच को दफनाकर हमेशा के लिए मिटा देने की कोशिश की हो। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें तिजोरी पर जमी थीं, जैसे उसमें दुनिया का सबसे खतरनाक राज छिपा हो। अंजलि ने कहा, पासवर्ड। मैंने एक कदम आगे रखा, अपने छोटे हाथ से कीपैड को छुआ और टाइप किया VER। और जैसे ही आखिरी अक्षर पूरा हुआ, एक क्लिक की आवाज आई। तिजोरी खुल गई। तिजोरी में सिर्फ एक वस्तु थी, एक लाल रंग की पुरानी डायरी। न जवाहरात, न पैसा, न दस्तावेज, सिर्फ एक डायरी जिसकी कीमत अरबों से भी ऊपर थी, क्योंकि उसमें किसी का सच दफन था। अंजलि ने डायरी उठाई ही थी कि कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। और तभी धड़ाम, कुणाल ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और अंजलि की कनपट्टी पर तान दी। सबके चेहरे से खून उतर गया। उसने पागलपन से चिल्लाया, कोई हिलेगा नहीं, यह डायरी कहीं नहीं जाएगी। और उस पल मुझे समझ आ गया, यही सच की असली कीमत है। यही वह पल था जहां प्यार और विश्वास की जगह अब सिर्फ भय, अपराध और युद्ध था। और मैं जान गई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। उस क्षण कमरे में मौत की गंध फैल गई थी, जैसे हवा भी थरथरा रही हो। कुणाल के हाथ में चमकती पिस्तौल कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांस रोक चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और टूटन तीनों एक साथ भरा था। मुझे लगा जैसे मैं उस आदमी को देख रही हूं जिसने मुझसे प्यार किया था, और उसी आदमी को भी जो आज सच से इतना डर चुका है कि वह हत्या तक कर सकता है। मैंने उसकी ओर देखा, एक ऐसी नज़र से जिसमें न डर था न नफरत, बस एक दर्द जो वर्षों से मेरे भीतर जल रहा था। मैंने धीमे से कहा, कुणाल, क्या तुम इतना नीचे गिर गए हो कि सच सुनने से पहले ही गोली चलाने को तैयार हो? उसकी उंगलियां ट्रिगर पर कांपने लगीं। किसी ने हिम्मत नहीं की बोलने की। सुरक्षा गार्डों ने बंदूकें उठा ली, लेकिन वे भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि उनकी डीएम की जान दांव पर थी। अंजलि सिंह की आंखों में भी मौत का सामना करने की ठंडक थी। उन्होंने बेहद शांत स्वर में कहा, मिस्टर मित्तल, सच से भागने पर वह खत्म नहीं होता, वह और ज्यादा पीछा करता है। परंतु कुणाल लगभग पागल हो चुका था। वह चिल्लाया, मैंने सब कुछ खो दिया, सब, और अब तुम चाहते हो कि मैं ये सब फिर से जीऊं? उस रात की वो चीखें, वो खून, वो मौत, उसके शब्द कमरे की दीवारों पर गूंज रहे थे। तभी सोनिया आगे आई। उसकी आंखों में पागलपन की अजीब चमक थी। उसने हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी दानवी आवाज की तरह गूंज उठी। उसने कहा, सच सुनना चाहते हैं आप सब? हां, मैंने दिया था वो इंजेक्शन, मैंने उसे मार डाला। उन शब्दों ने कमरे की रूह तक को जमा दिया। सब जड़ हो गए। कुणाल उसकी तरफ हैरान होकर देख रहा था, जैसे वह सोनिया के शरीर में छिपे राक्षस को पहली बार देख रहा हो। सोनिया बोली, वह मुझे धमकाती थी, उस लाल डायरी में सब कुछ लिखा था। वह इस साम्राज्य को दान करना चाहती थी, कहती थी कि यह पाप की कमाई है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने देती। उसके हाथ में अचानक एक छोटा सा सिरिंज चमका। वह उसे अपनी नस में घोंपने वाली थी। मेरे शरीर में ज्वालामुखी फट पड़ा। मैं चिल्लाई, सोनिया नहीं। उसी पल एक गोली चली। गोली सोनिया के हाथ पर लगी, सिरिंज दूर जा गिरा। कमरे में मौजूद अंजलि सिंह के डिप्टी ने सही समय पर निशाना लगाकर उसे रोक लिया था। सोनिया चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। कुणाल का ध्यान एक पल को भटका और अंजलि ने उसी क्षण बिजली की गति से पलट हमला किया। उन्होंने उसकी कलाई मरोड़ी, पिस्तौल छीन ली और उसे फर्श पर दबा दिया। कुछ सेकंड में पुलिस ने दोनों के हाथों में हथकड़ी डाल दी थी। कमरे में फैली दहशत अब धीरे धीरे एक गहरी खामोशी में बदल रही थी। लेकिन मेरे भीतर तूफान अभी भी थमा नहीं था। कुणाल जमीन पर घुटनों पर गिरा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हें नहीं मारा करीना, मैं कसम खाता हूं, मुझे लगा यह हादसा था। मैंने कभी नहीं सोचा कि उसकी आवाज टूट गई। मैंने उसकी आंखों में देखा, उस आदमी की आंखों में जो मेरे सपनों का साथी था और आज अपराध की जंजीरों में बंधा खड़ा था। मैंने उसके पास
जाकर बहुत धीरे से कहा, अगर तुम सच में मुझे प्यार करते दे तो फिर क्यों मेरी आवाज दबा दी, क्यों सच्चाई से भागे? वो रो पड़ा, क्योंकि मैं कमजोर था, क्योंकि मैं डर गया था। उसी समय मेरी नजर लाल डायरी पर पड़ी जो अभी भी टेबल पर खुलने का इंतजार कर रही थी। अंजलि सिंह ने उसे उठाया। कमरे में हर आंख उस डायरी पर टिक गई, जैसे उसमें किसी के जीवन का आखिरी फैसला लिखा हो। उन्होंने पहला पन्ना खोला और उनकी आंखें फैल गईं। पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम करीना मित्तल है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं मर चुकी हूं, लेकिन यह सिर्फ एक हत्या नहीं, एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा है। ऑपरेशन फीनिक्स वह नाम है जो इस साम्राज्य के पीछे छिपे असली अंधेरे की पहचान है। असली खिलाड़ी कोई और है। कुणाल तो सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड गुरुजी है। इतना पढ़ते ही कमरे का तापमान ठंडा हो गया, जैसे मौत हमारे बहुत करीब खड़ी हो। और अगले पन्ने फटे हुए थे। सच अधूरा था, रहस्य और गहरा हो चुका था। यही वह पल था जब मुझे समझ आया मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत थी। क्योंकि दुश्मन अब पकड़ा नहीं जा सकता था, वह अब भी आजाद था। और यह युद्ध अब सिर्फ मेरा नहीं था, यह युद्ध अब राष्ट्र का था, आत्मा का था, न्याय का था। उस रात जब मुझे पुलिस वैन में बिठाया गया, मैंने आकाश की ओर देखा। मुझे लगा जैसे कहीं दूर से कोई आत्मा मुस्कुरा रही हो। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब सच बाकी दुनिया का है। और मेरी आंखों से एक शांत आंसू बह निकला। मैं हार नहीं रही थी, मैं जीत की शुरुआत बन चुकी थी। कुणाल और सोनिया के गिरफ्तार होने के बाद जैसे पूरे देश में हड़कंप मच गया। मीडिया चिल्ला रही थी, 8 साल की बच्ची ने अरबों का राज खोला, मित्तल साम्राज्य की काली सच्चाई बेनकाब। लेकिन मेरे भीतर कोई उत्साह नहीं था, कोई जीत का शोर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भीतर अब सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। मेरी आत्मा थक चुकी थी, मैं बहुत चुप हो गई थी, उतनी शांत जितना कोई समुद्र तूफान के बाद हो जाता है। मेरे अंदर अब भी 2 जिंदगियों की लड़ाई चल रही थी। उर्मिला, जो सिर्फ अपनी मां की गोद में सोना चाहती थी, और करीना, जिसने एक मरते हुए वचन को पूरा किया था। जांच अब सीबीआई के हाथों में थी। मुझे इससे दूर रखा जाने लगा, जैसे अब मेरी भूमिका समाप्त हो चुकी थी। और सच कहूं तो मैं भी अब सिर्फ उर्मिला बनकर जीना चाहती थी। मेरे भीतर की आग अपनी मंजिल पा चुकी थी। न्याय का रास्ता खुल चुका था, सच बाहर आ चुका था। कुछ दिनों बाद डीएम अंजलि सिंह बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी सरकारी पहचान के मेरे गांव आईं। वह मुझे गांव के बाहर नदी के किनारे ले गईं, जहां पानी शांत बह रहा था और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या तुम अब भी मुंबई लौटना चाहती हो? मैं बहुत देर तक चुप रही। नदी का पानी बहता रहा, जैसे मेरे अंदर के सारे सवालों को बहा ले जाना चाहता हो। फिर मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, करीना जाना चाहती है, लेकिन उर्मिला नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने फुसफुसाया, मैं अपनी लड़ाई पूरी कर चुकी हूं, अब मैं उसे खत्म करना चाहती हूं, न कि उसे बार बार जीना। फिर मैंने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। वह लाल डायरी के अंदर से मिला आखिरी फटा पन्ना। मैंने उसे अंजलि के हाथ में देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। यह लड़ाई अब मेरी नहीं, तुम्हारी है। अंजलि ने कागज खोला और उनका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उस कागज पर लिखा नाम देश के सबसे बड़े और सम्मानित नेताओं में से एक था। एक ऐसा नाम जिसकी सत्ता संसद से लेकर गहराई तक फैली थी। इससे समझ आ गया क्यों उन्हें इस केस से हटाया गया। अंजलि की आंखों में आग थी, सच की आग। उन्होंने कहा, मैं वादा करती हूं, मैं इसे अंत तक ले जाऊंगी। और मैं मुस्कुराई, पहली बार बिना दर्द के। दिन बीतते गए। गांव में सब धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बच्चे फिर से मेरे साथ खेलने आने लगे। लोग अब मुझे डर से नहीं, सम्मान से देखते थे। मेरे माता पिता की आंखों में चमक लौट आई। मैं फिर स्कूल जाने लगी, खिलखिलाने लगी, मिट्टी में खेलते हुए अपनी हंसी वापस पा ली। अंग्रेजी, बिजनेस, शेयर सब मेरे मुंह से गायब हो गए, जैसे किसी ने अचानक दूसरा दरवाजा बंद कर दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भीतर का तूफान आखिर शांत हो गया हो। मैं फिर से उर्मिला बन रही थी, धीरे धीरे, कोमलता से, बिना जल्दबाजी। मेरे 10वें जन्मदिन पर डाकिये ने एक छोटा पार्सल दिया। अंदर एक खूबसूरत ऑर्किड का पौधा था
और उसके साथ एक छोटा सा कार्ड जिस पर लिखा था, तुम्हारे हिस्से का आसमान अभी बाकी है। अंजलि, वह ऑर्किड मेरे दिल की दीवारों पर एक सुंदर घाव की तरह खिल उठा। कुछ समय बाद खबर आई कि गुरुजी नामक वह मास्टरमाइंड एक रहस्यमय विमान दुर्घटना में मर गया। लोग बोले भाग्य का न्याय था, लेकिन मुझे पता था कई न्याय चुपचाप किए जाते हैं। मित्तल मोटर्स कोर्ट के आदेश पर एक न्यास ट्रस्ट को सौंप दी गई। मेरे नाम 50% हिस्सेदारी दर्ज कर दी गई और मैं कानूनी तौर पर उसके भविष्य की मालकिन बन गई। लेकिन उसकी शर्त थी, मैं 21 साल की उम्र में ही उस संपत्ति को छू सकती हूँ। उस समय मैं सिर्फ 10 साल की थी। मैंने उस फैसले को अपनी छाती पर पत्थर की तरह नहीं रखा, मैंने उसे हवा की तरह छोड़ दिया। साल गुजरते गए, मैं बड़ी होती गई, पढ़ाई पूरी की। जब मैं 21 साल की हुई तो अदालत ने मुझे आधिकारिक रूप से खरबों की मालिक घोषित किया। मीडिया, बिजनेस जगत, दुनिया भर की निगाहें मुझ पर थीं, लेकिन मैंने सभी को चौंका दिया। मैंने माइक पर खड़े होकर कहा, मैं इस पैसे से वो पूरा करूंगी जो मेरी आत्मा ने आखिरी सांस तक चाहा। मैं करीना मित्तल फाउंडेशन बनाती हूँ, देश के अनाथ बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सपनों के लिए। लोग रोने लगे और मुझे लगा जैसे आसमान मेरे भीतर उतर आया हो। मैंने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। मैंने कभी मुंबई वापस नहीं गई, कभी उस महल में नहीं लौटी। मैंने वहीं रहने का फैसला किया जहां प्यार मिला था, अपने माता पिता के छोटे से मिट्टी वाले घर में। मैं एक शिक्षिका बन गई और हर दिन बच्चों की मुस्कुराहट में अपनी जिंदगी ढूंढने लगी। रात में जब मैं तारों को देखती हूँ, मुझे लगता है जैसे कहीं बहुत ऊपर करीना मुस्कुरा रही है, जैसे वह कह रही हो हम जीत गए। और मैं आंखें बंद कर फुसफुसाती हूँ, अब मैं सिर्फ उर्मिला हूँ। हाँ, मैं दोनों थी और दोनों में से कोई भी नहीं। मैं एक ऐसा जन्म थी जिसने 2 जीवन पूरे किए, एक बदला, एक मुक्ति, और अंत में मैंने खुद को पाया। राधा स्वामी जी, धन्यवाद कि आपने मेरी कहानी सुनी।